नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी। मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मई मंथ 2026 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। आगे आने वाले सभी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से जितने भी सवाल आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हेल्प लेकर के किए हैं, उनके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। हाल में अभी काफी सारे एग्जाम्स उत्तर प्रदेश में कराए गए थे, वनडे एग्जाम्स और स्टेट पीसीएस एग्जाम में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से काफी आपको लाभ मिलता ही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज रनिंग है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए ज्ञान सर एजुकेशन करके एप्लीकेशन है, उस पर जो है आप जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स उसमें आपको मिलते रहते हैं। तो पहला हमारा एमसीक्यू है, 28 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री जी ने किस स्थान पर आयोजित एक महिला सम्मेलन में भाग लिया था और 6350 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया? तो जो है वाराणसी से किया गया था। जो है सी, वाराणसी में महिला सम्मेलन में मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ये सही है। वाराणसी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 अप्रैल 2026 की ये बात है, इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। और इसमें जो कह सकते हैं लोकार्पण वगैरह किया गया था, उसमें जरूरी चीजें क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें जैसे 500 बेड वाला एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत और सोवा रिगपा अस्पताल का उद्घाटन ये वाराणसी में किया गया था, ये जरूरी है। सोवा रिगपा पद्धति वाला हॉस्पिटल जारी किया गया था, मतलब ये इनॉग्रेट किया गया था मोदी जी के द्वारा वाराणसी में, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान, बुनियादी संरचना और नवाचार को मजबूत करने के लिए बीएचयू में साथी सुविधा का दौरा किया था, ये सही है, ये कथन सही। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की बढ़ती बिजली को मांग को पूरा करने के लिए प्रयागराज के मेजा सेकंड तापीय विद्युत परियोजना विस्तार को मंजूरी दे दी है। मेजा फेज 2 मतलब मेजा जो पावर जनरेशन प्लांट है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी मेजा 2 के तहत। थर्मल पावर जनरेशन प्लांट की कैपेसिटी यहाँ बढ़ाई जाएगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। साथी इनिशिएटिव जो बीएचयू का है, बेसिकली ये फोकस्ड है रिसर्च और इनोवेशन पर। रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लीप्स एंड बाउंड्स भारत का आगे बढ़ सकता है, यानी कि तेजी से आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में साथी इनिशिएटिव बीएचयू में काम करता है। अयोध्या में जन्मे मशहूर शायर प्रसिद्ध कवि बशीर बद्र का 28 मई 2026 को निधन हो गया था। उनको पद्मश्री कब दिया गया था? 1999 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था बशीर बद्र को। बी यहाँ पे सही कथन है। आगे है, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के किस नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के लिए 75 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी? चित्रकूट नोड पर। चित्रकूट नोड पर जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में BEL के लिए भूमि आवंटित की गई है। तो BEL यहाँ पर बेसिकली बनाएगा क्या?
रडार एंड एयर डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेसिकली बीईएल यहाँ पे लगाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो दादरनगर कानपुर में है, इसको देश के पहले एरोनॉटिक्स नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप किया जाना है, फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। ये सही है, यह सही कथन है। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेष पहल पर भारत सांची स्तूप से भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगल्यान के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेज रहा है। ये सही, ये भी सही कथन है। उत्तर हो जाएगा इसमें बोथ 1 and 2 करेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है तो उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। जो है इनके अवशेष अरहत सारिपुत्र के अरहत मौदगल्यान के सांची स्तूप से मंगोलिया भेजे गए थे। आगे प्रश्न है 15 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में टाटा मोटर्स के संयंत्र के 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया था। टाटा मोटर्स का प्लांट है कहाँ पर, बेसिकली ये पूछा है, तो ये लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, लखनऊ में। मई 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मऊ जनपद के किस विशिष्ट क्षेत्र में 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था? तो ये किया था मधुबन में, मधुबन, बी यहाँ पे सही है, बी। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को 14 मई को गाजियाबाद में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है ये हाईएस्ट ऑनर होता है किसी भी कह सकते हैं डिफेंस यूनिट के लिए। ठीक है, तो ये सही है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में पहला इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जा रहा है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ये बन रहा है, ये सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें करेक्ट 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा मऊ के ताजपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है की गई है? रिटायर्ड ब्रिगेडियर पीएन सिंह के द्वारा, बी यहाँ पर सही है, बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। फुल टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये बनाया गया था, ये सही। उसके बाद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया था। नेवल सौर वाटिका का उद्घाटन लखनऊ में, ये सही, ये सही। आंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 and 2 करेक्ट, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। 2 मई 2026 को भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जो है इसमें कौन सी वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया था? सभी जो है वंदे भारत ट्रेन को इसमें रवाना किया गया था। पहली ट्रेन जो है वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट ईयर 2018 शुरू हुआ था, आपको पता है, वाराणसी से चली थी। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है, पहले सिर्फ वहीं बनती थी, लेकिन फिर बाद में ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी बनने लगी। 3 जगह वंदे भारत के यहाँ पर कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 2 मई को उत्तर प्रदेश स्थित किस रेलवे कोच फैक्ट्री ने परीक्षण और फील्ड ट्रायल के लिए अपना पहला 16 कार का वंदे भारत चेयर और कार ट्रेन सेट सफलतापूर्वक रोल आउट किया है? 16 कार वंदे भारत चेयर कार ट्रेन सेट टेस्टिंग और फील्ड ट्रायल के लिए सक्सेसफुली उतारा है किसने? मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली ने, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली ने, डी यहाँ पे सही है। सुरक्षित गतिशीलता कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में क्या सही है? पहला कि इसको शुरू किया गया सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रमोट करने के लिए, सेफ ट्रांसपोर्टेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ये सही है कि महिलाएं जो है एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करें और ये ना सोचे कि रात हो रही है, रात में निकलने से भयभीत ना हो, इसके लिए सेफ मोबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है, जिससे महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित सुलभ आवागमन सुनिश्चित हो सके, ये सही है। तो इसको शुरुआत में कहाँ पे लॉन्च किया गया है? लखनऊ, कानपुर, नोएडा, कौशाम्बी, झांसी में। तो ये नगर गलत है। सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है वुमेन ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी सेफ मोबिलिटी के लिए ये शुरू किया गया अयोध्या में, गोरखपुर में, वाराणसी में, कौशाम्बी में, झांसी में, यानी कि Tier 2 सिटीज में ये शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, सी यहाँ पे सही है। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सारस के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक सारस सर्किट विकसित करने की योजना की घोषणा की थी कि एक सारस सर्किट यहाँ पे खुलेगा उत्तर प्रदेश में। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और विश्व का सबसे लंबी उड़ान भरने वाला पक्षी भी है, यह सही है। ठीक है, इस परियोजना का कार्यान्वयन वन विभाग द्वारा किया जाएगा और पर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा, ये सही। सारस सर्किट का डेवलपमेंट, ये सही है।
अभी कहाँ पे डेवलप होगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, जब ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे मंथली करंट अफेयर में, ठीक है। हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही है, डी। आगे है स्वास्थ्य बुनियादी संरचना के संवर्धन के लिए मऊ में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण किस मॉडल के तहत किया जा रहा है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज में 400 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। ये भव्य आयोजन किस पावन अवसर पर संपन्न हुआ था? गंगा दशहरा के दिन। बी यहाँ पे सही है, गंगा दशहरा, बी। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो एरोनॉटिक्स पर आधारित होगा, एरोनॉटिक्स और डिफेंस पर आधारित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये कहाँ पे खुलना है? कानपुर नगर में। कानपुर नगर के नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुलेगा नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस, ये सही। और इसके लिए रशिया का सहयोग लिया जा रहा है, रॉन्ग है। फ्रांस का सहयोग इसको बनाने में लिया जाएगा। रशियन गवर्नमेंट नहीं इसको सपोर्ट करेगी प्रोजेक्ट को, फ्रांस की सरकार, फ्रांस गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी। स्थापना प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार क्षमता परिवर्तन सेतु के अंतर्गत की जाएगी, यानी पीएम सेतु योजना के तहत जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सही, यस। इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा 1 and 3 ओनली करेक्ट, 1 and 3 ओनली यहाँ पे करेक्ट है, 1 and 3 ओनली। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों के बीच लगभग 200 किलोमीटर लंबे एक विशाल पैलियो नदी चैनल या फिर प्राचीन भूमिगत नदी मार्ग की खोज की गई थी? ये नदी मार्ग खोजा गया था प्रयागराज से कानपुर के बीच बहने वाला भूमिगत नदी मार्ग, जो कि बहुत पुराना है। नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको जो है खोजा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के तहत। ये पैलियो चैनल जो है 10 से 15 मीटर नीचे दबा हुआ है ग्राउंड सरफेस में, दोआब रीजन में, और प्रेजेंट डे जो है गंगा और यमुना के रीजन में ही ये 10 से 15 मीटर नीचे है। इसका रूट जब लगभग 200 किलोमीटर लंबा और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा बताया जा रहा है। रक्षा मंत्री जी ने 4 मई 2026 को रक्षा त्रिवेणी संगम पर आधारित जो है नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आयोजन कहाँ पे किया था? नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आयोजन हुआ था प्रयागराज में, प्रयागराज में, ए यहाँ पे सही है। उदयन किले के बारे में क्या सही है बताना है। जो करीब 2500 वर्ष पुराना उदयन किला है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अवस्थित है उदयन किला, ये सही है। और यमुना नदी किनारे स्थित प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक वत्स साम्राज्य के राजा उदयन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये सही है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। किस सरकारी संस्था ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक अत्याधुनिक शू टेस्टिंग लैब की स्थापना की है? तो नेशनल टेस्ट हाउस ने शू टेस्टिंग लैब की स्थापना की है, कहाँ पे? गाजियाबाद में, गाजियाबाद में नेशनल टेस्ट हाउस ने एक शू टेस्टिंग लैब की स्थापना की है गाजियाबाद में। आगे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एआई आधारित वर्षा पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की गई है। इसके बताना है कौन से कथन सही है। 3 कथन है। पहला, 10 किलोमीटर तक जो है स्पेशल रिजोल्यूशन के पर अति स्थानीयकृत हाइपर लोकल मौसम पूर्वानुमान ये प्रदान करेगा। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर का नहीं दायरा है, ये 1 किलोमीटर तक का यहाँ पर सही होगा। तो ये रॉन्ग हो गया फैक्चुअली, 10 किलोमीटर नहीं, यहाँ पर होगा 1 किलोमीटर। हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है 1 किलोमीटर स्पेशल रिजोल्यूशन का अवेलेबल होगा। आगे एआई मॉडल जो है इसमें मिथुना को मुख्य रूप से भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो एआई मॉडल है उसको मिथुना नाम दिया गया है। इस वेदर फोरकास्ट सिस्टम में या फिर रेनफॉल फोरकास्टिंग सिस्टम में जो एआई मॉडल यूज हुआ है उसका नाम मिथुना रखा गया है, और ये करेक्ट वेदर फोरकास्ट 10 दिवस पहले बता सकता है, ये सही। तुम्हारा उत्तर इसमें हो जाएगा 2 and 3 ओनली करेक्ट, 2 and 3 ओनली करेक्ट, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के किस जनपद में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए आशय पत्र पर मंजूरी दे दी है? सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे स्टैब्लिश होगी? इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूर कर दिया है, चुनार तहसील मिर्जापुर में स्टैब्लिश होगी, मिर्जापुर में, डी यहाँ पे सही है, डी। आगे बढ़ते हैं। विजिट माई स्टेट अभियान के बारे में क्या सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने विजिट माई स्टेट शुरू किया था डोमेस्टिक और कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ये सही। इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय लोगों पर्यटकों
को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के बारे में और इको टूरिज्म से परिचित कराना था। ये सही। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सरकारी संग्रहालयों में 2 महीने के लिए बच्चों और परिवारों को मुफ्त प्रवेश इसमें अलाउ कर दिया गया है। वैसे टिकट लगती है करीब 50 रुपए मैक्सिमम तक की, उसको वेव ऑफ कर दिया गया 2 महीने तक के लिए। आंसर हो जाएगा इसमें डी। सभी कथन यहाँ पे सही हैं, डी। मई 2026 में भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोधकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य इटावा जिले के पास विश्व की सबसे छोटी जंगली बिल्लियों में से एक रस्टी स्पॉटेड कैट को प्रथम बार देखा था। इस कैट का साइंटिफिक नाम क्या है? इस कैट का साइंटिफिक नाम है प्रियोनेलुरस रूबिगोनोसस। ये इस जो है रस्टी स्पॉटेड कैट का नाम है। बी यहाँ पे सही कथन हो जाएगा हमारा, बी। और इसको नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखा जाता है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट इसको कहा जाता है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास इसको स्पॉट किया गया था। चंबल जो है सेंचुरी के पास इसको स्पॉट किया गया था, इटावा के पास। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला फूलों का उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्लावर्स से कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? ये सेटअप किया जाएगा जो है 3 एकड़ की भूमि पर अयोध्या में। अयोध्या में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स। ए यहाँ पे सही है, ए। आगे है हालिया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 141 से बढ़कर 154 हो गया है। उत्तर प्रदेश का एमएमआर घटने के बजाय बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक एमएमआर वाला राज्य बन चुका है, तो ये सही है। और उत्तर प्रदेश का आईएमआर भी देश में सेकंड हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट आईएमआर और सबसे ज्यादा एमएमआर उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। मुख्यमंत्री ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार राज्य के कितने जिलों में करने का निर्देश दिया? जो पहले 20 जिलों में चलती थी। बाल श्रमिक जो है विद्या योजना पहले 20 जिलों में चलती थी, अभी पूरे जिलों में विस्तारित कर दी गई योगी जी के द्वारा। डी यहाँ पे सही है, डी। भी 2020 में इसको शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, अब आपको बताना है। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश का 10 मंजिला ज्वेलरी पार्क लखनऊ में निर्मित किए जाने की योजना है, तो ये रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश का ये ज्वेलरी पार्क जो है ये बनेगा मेरठ में, मेरठ में, मेरठ में। उसके बाद है कि वीर पासी या शिवदीन पासी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में किया गया था। ये रॉन्ग है, रायबरेली जिले में ये किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रायबरेली में। शिवदीन पासी की प्रतिमा का अनावरण जो है वीरा पासी भी इनको कहा जाता है, रायबरेली में किया गया था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। उत्तर हो जाएगा इसमें बोथ 1 and 2 इनकरेक्ट, बोथ 1 and 2 इनकरेक्ट, सी। 1857 की क्रांति के नायक हैं शिवदीन पासी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ महिलाओं के खिलाफ अपराध में कन्विक्शन रेट के मामले में। फर्स्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ कन्विक्शन रेट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। कन्विक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है। ऑब्वियस सी बात है, अपराध भी ज्यादा होंगे तभी कन्विक्शन रेट भी हाई है, यस। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी शहर को स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी कंपनी IQAir की रिपोर्ट में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। लोनी जो टाउन है गाजियाबाद में, ये सही है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। यूपी स्पेशल करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस द्वारा कंपाइल्ड हम लोग देखेंगे अप्रैल मंथ 2026 का। आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू सेक्शन पे हम लोग आ जाएंगे। सवाल पहला है, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किस स्थान पर अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी? हरी झंडी दिखाई गई थी लखनऊ में, राजधानी में। सी यहाँ पर सही है, सी। उत्तर प्रदेश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काफी प्रयास किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश का पहला ये जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी भी घोषित हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी का मतलब है कि 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग हो रही है सॉलिड वेस्ट की, ये ध्यान रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला AI सिटी भी उत्तर प्रदेश ये राजधानी लखनऊ ही बनेगा। फर्स्ट AI सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट AI सिटी ऑफ इंडिया ये भी उत्तर प्रदेश ही बनेगा आगे जा करके। उत्तर प्रदेश के पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर PTC के कितने वर्ष पूरे हुए? बिहार में डाक प्रशिक्षण केंद्र
उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, जिसने हाल में अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं? ये सहारनपुर में है। उत्तर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक डाक प्रशिक्षण केंद्र है, जिसने अपने स्थापना के 75 ईयर पूरे कर लिए हैं। एक प्लेटिनम जुबली भी इसकी मनाई गई थी। इसकी मनाई गई थी क्या? प्लेटिनम जुबली मनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, विश्व में दूसरी महिला कौन बनी है? इनका नाम है दिव्या सिंह। दिव्या सिंह, ये कहाँ से ऐसे पूछ सकते हैं, तो ये गोरखपुर से हैं। गोरखपुर की रहने वाली है। गोरखपुर की निवासी दिव्या सिंह 14 दिनों की चढ़ाई के बाद इन्होंने जो है ये एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चला करके यात्रा की थी। भारत की पहली, ग्लोबल लेवल पर दूसरी महिला। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित की गई, ये बताना है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी काशी विश्वनाथ धाम में स्टैब्लिश की गई है। काशी विश्वनाथ वाराणसी में स्टैब्लिश की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में इसको समर्पित किया था। इसको पारंपरिक काल गणना के अनुसार सूर्योदय के समय की गणना इसमें की जाती है। आधुनिक 24 घंटे की घड़ी के विपरीत सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक समय क्या इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक दिन को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया जाता है और जिसमें प्रत्येक मुहूर्त का समय 48 मिनट का होता है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कौन सा टाइगर रिजर्व का बफर जोन जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, इसमें 25 से अधिक हिमालयी ग्रिफॉन गिद्ध जो है स्पॉट किए गए थे, मरे हुए मृत पाए गए थे। 25 हिमालयन गिफॉन गिद्ध जो है ये कहाँ पे मरे हुए पाए गए थे? ये पाए गए थे दुधवा टाइगर रिजर्व में। दुधवा टाइगर रिजर्व में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट के किस न्यायमूर्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी? इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया। 217 क्लॉज 1 जो है ए के तहत इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया है। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे अप्रैल 2026 में लेजर लाइट और साउंड शो का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित स्मृतिका युद्ध स्मारक में किया गया था? तो स्मृतिका युद्ध स्मारक ये कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में है। लखनऊ में है स्मृतिका युद्ध स्मारक, लखनऊ। सी यहाँ पे सही है, सी। अप्रैल 2026 में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संसद खेल महाकुंभ के जो है संस्करण का उद्घाटन इस बार किया था राजनाथ सिंह जी ने। थर्ड एडिशन ऑफ संसद खेल महाकुंभ, बी यहाँ पे सही है। ये आयोजित कहाँ पे हुआ था? केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नवयुग पालिका योजना के तहत कुल बजट कितना निर्धारित हुआ है? नवयुग पालिका स्कीम के तहत बजट आया है 2915 करोड़ रुपए का, पहले फेज के लिए। ये नवयुग पालिका योजना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम। इसका बेसिकली उद्देश्य जहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है वहां के सिटीज में अर्बन डेवलपमेंट करना। स्मॉल सिटीज जिसको टीयर 2 सिटीज या जो टाउन्स कहा जाता है, जहां पर नगर निगम नहीं है, ठीक है, उनको जो है डेवलप करना। टीयर 2 और टीयर 3 अर्बन सेंटर्स को डेवलप करना इसका उद्देश्य है। ये 5 साल के लिए स्कीम चलेगी 2029-30 तक, ठीक है। ये खास बात ये है कि राज्य अपने संसाधनों से वित्त पोषित करेगी। शहरों को केंद्र से कोई भी इसमें योगदान नहीं मांगा जाएगा नवयुग पालिका योजना में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में किया गया संशोधन था, क्योंकि नोएडा के जो है टेक्सटाइल वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी। तो कब से जो है प्रभावी माना जा रहा है? 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। श्रमिक श्रेणियों में 21% तक की महत्वपूर्ण यहाँ पे इंक्रीमेंट की गई है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे प्रमुख केंद्रों में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का असंतोष था और जो स्ट्राइक वगैरह हुई थी, उसके कारण ये निर्णय लेना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को। आगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर साइट घोषित किया गया था? तो शेखा झील जो बर्ड सेंचुरी है ये अलीगढ़ में है। शेखा झील बर्ड सेंचुरी ये अलीगढ़ में है। और उत्तर प्रदेश के रामसर साइट अब हो गए हैं 12। उत्तर प्रदेश के रामसर साइट अब कितने हो गए? 12, ठीक है। और ये इंडिया का 99th था, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का 99 था। अब जल्दी इंडिया के पास 100 रामसर साइट होने वाले। आगे है 3 से 5 अप्रैल 2026 तक आयोजित 3 दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया था? वाराणसी में आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों यहाँ पे शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के किस नगर में टीसीएस फाउंडेशन के सहयोग से एक अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया था? गोरखपुर में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये खोला गया है, ठीक है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए एआई वगैरह, नई तकनीक, साइबर सिक्योरिटी वगैरह ये सब सिखाने के लिए टीसीएस का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खोला गया है गोरखपुर में। आगे प्रश्न है कि 11 अप्रैल 2026 को
टाइम सम्मान समारोह 2026 में कितने सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया था? ये करीब 20 लोगों को इसमें सम्मानित किया गया था। सी यहाँ पर सही है। ये लखनऊ में हुआ था ये टाइम सम्मान समारोह। सी यहाँ पे सही है, बेसिकली सी। आगे प्रश्न, मुजफ्फरनगर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुल कितने लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था? 951 करोड़ रुपए से ज़्यादा। सी यहाँ पे सही है, सी। और यहाँ पर मुजफ्फरनगर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण भी किया था। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश के जीएम पोर्टल के माध्यम से कुल कितने रुपए की खरीद की है? ये 22,000 समथिंग करोड़ है। ये याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल है उत्तर प्रदेश, क्योंकि ज़्यादातर जो खरीद करता है उत्तर प्रदेश वो जीईएम पोर्टल से करता है। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है पूरे कंट्री में, सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का जीईएम पोर्टल से सरकारी सर्विसेज और गुड्स की खरीद के मामले में। जीईएम पोर्टल जो है ये कब लॉन्च किया गया था? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए हमको। क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन जो नॉर्थ रीजन का हुआ था, नॉर्थ जोन का रीजनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। 24 अप्रैल 2026 को लखनऊ में हुआ था रीजनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस। बी यहाँ पे सही है, बी। शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। साध्वी निरंजन ज्योति जिन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद रही हैं? फतेहपुर से ये रही हैं ऑफिशियली 18 मार्च 2026 से। ये एनसीबीसी की नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की अध्यक्ष ये अब हैं। सी यहाँ पे सही है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में हेरिटेज मुशायरा का आयोजन किया गया था? हेरिटेज मुशायरा ये हुआ था लखनऊ में, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस जिले ने 31 मार्च को समय सीमा के पहले ही 100% फार्मर आईडी पंजीकरण का लक्ष्य सबसे पहले प्राप्त कर लिया है? तो फार्मर आईडी उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। 100% लक्ष्य रामपुर ने प्राप्त कर लिया है, यानी सभी लोगों की फार्मर आईडी यहाँ पे बन चुकी है। सभी जो है जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल तक सभी किसानों की फार्मर आईडी बन जाए, क्योंकि 15 मई 2026 से किसानों को जो बेनिफिट्स मिलते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह, सीड पर एग्रीकल्चरल स्कीम्स के, वो मिलना बंद हो जाएंगे। फार्मर आईडी बनाना जरूरी है। ये यहाँ पे सही है। भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर नागरिक संतुष्टि रेटिंग के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सिटीजन सेटिस्फैक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश के नेशनल ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल ने प्राप्त किया है फर्स्ट, पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है। ए यहाँ पे सही है, ए। उत्तर प्रदेश की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के युवाओं को एआई और डिजिटल तकनीकों में जो प्रशिक्षित कर रहा है, उसके लिए लक्षित संख्या कितनी, मतलब कितने लोगों को जो है एआई से कह सकते हैं फ्रेंडली बनाना है, युवाओं को एआई में एजुकेशन, एआई के लिए एजुकेट करना है, ट्रेनिंग देनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी डिजिटल टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग यहाँ पे देने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कम से कम 10 लाख युवाओं को, कम से कम 10 लाख युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके लिए लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा को मंजूर कर दिया है? उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक का ये जो है कैशलेस इंश्योरेंस मिलेगा, जो एडेड कॉलेजेस में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन को ध्यान में रख करके तय किया है? अब चूंकि पता है आपको, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी इंडिया को मिल रही है अहमदाबाद में, हालांकि ये होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे पहले अपना स्पोर्ट्स इकोसिस्टम जो है अच्छा करना चाहता है। स्पोर्ट्स कॉलेज वगैरह ये हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में स्टैब्लिश करने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। मुख्यमंत्री जी ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यक्रम को कहाँ पे संबोधित किया था? ये संबोधित किया गया था महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। बी यहाँ पे सही है, बी। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के किस सदस्य को उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया था? यह है राजकुमार पाल, राजकुमार पाल। सी यहाँ पे सही है। 2024 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था इंडियन हॉकी टीम ने, तो उसके प्लेयर हैं राजकुमार पाल, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनको पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट दी गई है। और भी लोगों को, जैसे पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो थे प्रवीण कुमार गौतम बुद्ध नगर से हाई जंप में, उनको भी ये दिया गया है डीएसपी का पद। इसके अलावा अजीत सिंह जो इटावा से हैं, 200 मीटर का 200 मीटर की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो गाजियाबाद से सिमरन है,
इनको भी अलग अलग पोस्ट दी जाएंगे, DPRO की, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर की। आगे 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया था? हरदोई में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि इसी एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी पीएम जी ने किया था। इसका शिलान्यास भी पीएम मोदी जी ने किया था 5 वर्ष पहले, 2021 में 18 दिसंबर को, और ये इसको इनॉग्रेट किया गया। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, और जो है कुल मिलाकर कह रहे हैं कि मेरठ और प्रयागराज में कनेक्टिविटी टाइम कम हो जाएगा, 6-7 घंटे पहले लोग जो है पहुंच सकेंगे। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से गुजरेगा, ये एग्जाम में जैसे आ सकता है, तो 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। ये मेरठ से शुरू होकर के हापुड़, ज्योतिबा फूले नगर, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई और जो है उन्नाव को कनेक्ट करेगा, रायबरेली को, प्रतापगढ़ को, फिर प्रयागराज अंत तक पहुंचेगा। 12 जिलों को कनेक्ट करेगा ये जो है एक्सप्रेसवे। और ये आप देखेंगे किस तरीके से इसकी मतलब कह सकते हैं कनेक्टिविटी ईस्ट से वेस्ट उत्तर प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है। आगे मुख्यमंत्री जी ने नवनिर्माण के 9 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ पे किया था? लोक भवन लखनऊ में। नवनिर्माण के 9 वर्ष, लोक भवन लखनऊ। राज्य सरकार के 9 वर्षों के अभूतपूर्व विकास और सतत समृद्धि के बारे में एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी हो सकती है। कुछ जो उत्तर प्रदेश के अचीवमेंट्स वगैरह पूछ ली जाती हैं GS 5-6 में। बाराबंकी से बहराइच तक प्रस्तावित 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 927 की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है ना, मतलब 4 लेन का जो नेशनल हाईवे 927 जो कि बाराबंकी से बहराइच को कनेक्ट करेगा, इसकी लंबाई कितनी होगी? अगर 100 किलोमीटर प्लस कुछ होगी, 101.515 किलोमीटर्स, ये यहाँ पे सही है। ये बनेगा, अभी इसको खाली अप्रूव किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ये बनेगा। आगे उत्तर प्रदेश सरकार के किस विभाग ने सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल जारी कर दिया है? ये किया है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने, PWD ने। सी यहाँ पे सही है। मार्च 2026 में लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ये ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट लखनऊ के ट्रैफिक मैनेजमेंट को जो है एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। सी यहाँ पे सही है। आगे गिवन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने टाटा मोटर्स के प्लांट से 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कहाँ पे किया था? टाटा मोटर्स का प्लांट कुल मिलाकर कहाँ पे? अगर ये अवेयरनेस होती तो सिंपली आप इसका आंसर कर देते, ठीक है। बी लखनऊ यहाँ पे सही है। टाटा मोटर्स प्लांट के 35 वर्षों के परिचालन को कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है, और 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई थी मुख्यमंत्री जी ने। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सरकारी कर्मचारी जब कोई शेयर खरीदेंगे या कोई बड़ा निवेश करेंगे तो निवेश की वो सीमा कितनी होगी जिसकी जानकारी उन्हें रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो अगर आपने बेसिक पे के 6 माह की जितना भी वो एग्रीगेट बनता है बेसिक पे का, उस राशि का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं साल के किसी भी वर्ष में, तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना पड़ेगा। तो बी यहाँ पे सही है। अगर वो कोई ऐसा खर्चा करते हैं, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनके मूल वेतन के 6 माह की राशि से अधिक हो, तो उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आगे है, रॉक लिंक इंडिया द्वारा भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग सुविधा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? स्थापित की गई बुलंदशहर में। बुलंदशहर में, ए यहाँ पे सही है, बुलंदशहर। 22 अप्रैल 2026 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का सफल संचालन किया था? ये किया था सुल्तानपुर में। बी सुल्तानपुर में, बी सुल्तानपुर। अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल ने किस जिले में के कैंपियरगंज रीजन में राज्य के पहले उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूर कर दिया है? यानी उत्तर प्रदेश का स्टेट्स फर्स्ट, या फिर कह सकते हैं जो नॉर्थ इंडिया फर्स्ट, या फिर इंडिया फर्स्ट भी कह सकते हैं आप, इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी होगा। ये कैंपियरगंज रीजन में बनेगा, कहाँ पे? गोरखपुर के पास। गोरखपुर के पास यहाँ पे बनेगा, बी यहाँ पे सही है। कैंपियरगंज रीजन में बनेगा उत्तर प्रदेश की का पहला वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर, बी यहाँ पे सही है, बी। भारतीय रेलवे ने 31 मार्च 2026 तक महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से उत्तर प्रदेश के दादरी तक फैले कितने लंबे पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? कुल मिलाकर ये बना है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
इसकी लेंथ पूछिए, लेंथ है इसमें 1506 किलोमीटर, 1506 किलोमीटर, बी यहाँ पे सही है। 31 मार्च 2026 तक महाराष्ट्र के JNPT से उत्तर प्रदेश के दादरी तक ये जो बना है पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, वेस्टर्न कह सकते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च मंथ 2026 का, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमेशा की तरह। एमसीक्यू सेक्शन पर आ जाएंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहे साथी प्लेटफॉर्म के संबंध में क्या सही है? तो साथी प्लेटफॉर्म ये बेसिकली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सही है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाम से शुरू किया गया प्लेटफॉर्म। ये कम्प्लीटली फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर लोगों को प्राइवेट कोचिंग जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए पाठ्य सामग्री प्रोवाइड करेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सी, बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट है। ऐसे प्लेटफॉर्म IIT कानपुर बनाता रहता है, IIT कानपुर ने इसको डेवलप किया है। फुली ऑपरेशनल इसको किया गया है मार्च 2026 में। इसको IIT कानपुर ने डेवलप किया है बेसिकली जेई प्रिपरेशन के लिए, जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए इसको शुरू किया गया है। ऐसे इनोवेशंस पहले भी IIT कानपुर करता रहा है, जैसे मोबाइल मास्टर जी बनाया था कोविड के बाद। मोबाइल मास्टर जी करके एक क्लासरूम प्लेटफॉर्म ये बनाया था, मोबाइल मास्टर जी करके, जिससे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते थे और उसको पहुंचा सकते थे लोगों तक। तो सी यहाँ पे सही है। बाकी फ्री कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये फरवरी 2021 में आई थी, ये भी कोविड के बाद, और इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और UPSC UPPSC वगैरह की भी तैयारी ये लोग ऐसा क्लेम करते हैं कराते हैं। ज़्यादा कोई खास स्टडी मटेरियल तो नहीं अपलोडेड है वेबसाइट वगैरह पर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? फरवरी 2026 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को बलरामपुर जिले में स्थित सुवाव को राजस्व अभिलेखों और राजपत्र में नाला या ट्रेन के स्थान पर पुनः नदी के रूप में वर्गीकृत करने के आदेश दिए थे। सुवाव बेसिकली अभी राप्ती की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, लेकिन अब ये बदहाल अवस्था में है, इसको नाला या फिर ड्रेनेज कहा जा रहा है। तो NGT ने कहा है कि तुरंत ही इसको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नदी का दर्जा दिया जाए वापस से। 120 किलोमीटर लंबी नदी, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, दिया हुआ है। फैक्चुअली तो रॉन्ग हो जाएगा, ऑल्दो ये गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन इमीडिएटली किसकी नदी मतलब कह सकते हैं ट्रिब्यूटरी है? राप्ती रिवर की, राप्ती रिवर की। और राप्ती रिवर जो है ये घाघरा की है, घाघरा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और घाघरा अल्टीमेटली गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो अगर कहें कि सुवाव नदी गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, यस, और इमीडिएटली किसकी ट्रिब्यूटरी है? राप्ती रिवर की, राप्ती रिवर। हमारा उत्तर सही हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट, ओनली टू, ओनली टू। अगर गंगा रिवर सिस्टम हो जाता तो दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 16 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले स्थित कालिंजर किले के आसपास पहाड़ी क्षेत्र को नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। जियो हेरिटेज साइट हमको कई सारी लर्न करनी पड़ती है लिस्टिंग में, तो उसमें ये बांदा का ये रीजन जुड़ जाएगा। कलिंजर फोर्ट बांदा ये जियो हेरिटेज साइट के रूप में शामिल कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि कलिंजर फोर्ट के सराउंडिंग हमको पार्कियन अनकन्फॉर्मिटी देखने को मिलती है विद इन विंध्या रेंज, जो कि 2.5 बिलियन वर्ष पुराने बुंदेलखंड ग्रेनाइट और 1.2 बिलियन ईयर ओल्ड कैमूर सैंडस्टोन के बीच देखने को मिलती है। पार्कियन यह है अनकन्फॉर्मिटी, तभी यहाँ पर जियो हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रमाण देखने को मिलते हैं। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट यहाँ पे सही है। बी के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि ये जो कलिंजर का बांदा का किला है, इस पर ब्रिटिश अधिकार कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1812 ये ईयर ये ध्यान रखिएगा, 1812 में ब्रिटिश अधिकार स्टैब्लिश हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है बताना है? वाराणसी में सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में गंगा के किनारे जो ये भूमि है करीब 350 बीघा, भव्य यहाँ पर एक प्लांटेशन ड्राइव लगाई गई थी। पौधा आरोपण अभियान के तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था, ये सही है। ये तो बहुत कम समय में ये करीब जो है 2,51,446 पौधे लगा दिए गए थे, इसके लिए रिकॉर्ड ये बनाया गया था वाराणसी में, ये सही है। नागर विमान महानिदेशालय ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि जेवर में ऑपरेशनल होने जा रहा है जल्द, इसको लाइसेंस भी प्रदान कर दिया है, ये सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही सही है, डी।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत ये बना है, ध्यान रखिएगा, पीएम गति शक्ति के तहत ये बना है। और इसमें एक फॉरेन इन्वेस्टर भी शामिल है जो कि है ज्यूरिख एयरपोर्ट, ज्यूरिख एयरपोर्ट। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ज्यूरिख सिटी जो है ये किस देश में पड़ता है, किस कंट्री में पड़ता है ज्यूरिख। आगे प्रश्न है, दक्षिणी कमांड जो भारतीय सेना की है, इसने बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में उत्तर प्रदेश में अमोघ ज्वाला नामक अभ्यास किया है, ये सही। बबीना फायरिंग रेंज ये झांसी में उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर अमोघ ज्वाला यहाँ पे किया गया है। प्रौद्योगिकी आधारित यंत्रीकृत युद्ध क्षमताओं का सत्यापन करना, अभ्यास करना। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में फरीदाबाद को और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सड़क संपर्क परियोजना के अंतर्गत 11 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, ये भी सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी। सी यहाँ पे सही है, केवल एक और दो दोनों ही यहाँ पे सही है, सी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 13 मार्च 2026 को ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, ये सही। लखनऊ शहर के समग्र विकास का मास्टर प्लान बनाने के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य एक समझौता किया गया है, ये सही। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट। लखनऊ में बेसिकली ट्रैफिक मैनेजमेंट और इकोनॉमी को सुधारने के लिए एक बन रहा है ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, उसका यहाँ पर शिलान्यास किया गया योगी आदित्यनाथ जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में आधुनिक नंद किशोर सोमानी कैंसर विज्ञान ब्लॉक का उद्घाटन किसने किया। वृंदावन में कैंसर विज्ञान ब्लॉक का उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट जी ने, सी यहाँ पे सही है। पंचायती राज मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश को पंचायती राज और ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के तहत टाइड और अनटाइड ग्रांट्स के रूप में इतने रुपए से अधिक की राशि जारी करने की घोषणा की है। ये फिगर चाहे तो देख सकते हैं, कहीं कहीं पूछा जा सकता है, तो टाइड और अनटाइड ग्रांट ही जारी कर दी गई उत्तर प्रदेश को। आगे जल जीवन मिशन 2.0 के तहत आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान ने सुधार आधारित समझौता रिफॉर्म बेस्ड एमओयू साइन कर दिया है, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था, ये सही है। उत्तर हो जाएगा इसमें डी, उपर्युक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी यहाँ पे सही है। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के किस शहर के हरीश राणा केस में भारत में पहली बार पैसिव यूथनेसिया या फिर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। तो पैसिव यूथनेसिया का जो पहला केस है वो यहाँ पर देखा गया था, डी, गाजियाबाद में। गाजियाबाद में पहली बार एक पैसिव यूथनेसिया को अनुमति यहाँ पे दी गई है। एक्टिव यूथनेसिया अभी भी भारत में लीगल है, ध्यान रखिएगा। और हरीश राणा 32 साल के जो है, कॉमा में है 13 सालों से सुप्रीम कोर्ट ने उनके राइट टू विड्रॉ लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया है और राइट टू डाई विद डिग्निटी के अंतर्गत इसको अलाउ कर दिया है। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संबंधित अभिकरणों को सीड कैपिटल के रूप में कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 400 जो है 25 करोड़ रुपए अभी यहाँ पर पहला ये बजट यहाँ पर पहला जो है इंस्टॉलमेंट ये दिया गया है। टोटल ये परियोजना 3000 करोड़ रुपए की लगभग है और ये 8 जो है कह सकते हैं शहरों के लिए है। 8 शहरों के आसपास अर्बन एक्सपेंशन बेसिकली होना है। वार्ड शहर कौन कौन से, बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, मई। इनकी जो एजेंसीज हैं उनको ये दिया गया है कि अपनी सिटी के आसपास ये टाउनशिप डेवलप करें, ऐसे टाउनशिप जहाँ पर अर्बन एमेनिटीज उपलब्ध हों, कुल मिलाकर शहर का विस्तार किया जाए। एक बार टाउनशिप बन जाएगी शहर के आसपास तो ये भी मेन शहर से जुड़ी हुई मानी जाएगी और शहर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ये उद्देश्य है। न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम है ये उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए एक सारस सर्किट स्टैब्लिश करने की घोषणा की है, ये सही। ये बनेगा सारस क्रेन सर्किट। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में योगी आदित्यनाथ जी जो है प्रधानमंत्री से पीछे हैं और सेकंड मोस्ट फॉलोड है इंस्टाग्राम में मोदी जी के बाद, ये सही। आंसर हो जाएगा इसमें सी, सी यहाँ पे सही है। 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। और जो ये सारस क्रेन कंजर्वेशन सर्किट जो बन रहा है मैनपुरी और इटावा के आसपास के हिस्सों को और वहाँ की वेटलैंड साइट को कवर करेगा। योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बांदा में कितने हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला नए डेयरी प्लांट की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है कि 20,000 लीटर क्षमता वाला एक डेयरी प्लांट ही बांदा में खुलेगा।
ए यहाँ पे सही है, ए। और एग्जिस्टिंग जो झांसी में प्लांट है उसकी क्षमता जो है डबल की जाएगी। 10,000 लीटर की कैपेसिटी है, उसको बढ़ा करके 30,000 लीटर किया जाएगा। ए यहाँ पे सही है, ए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड्स के विकास हेतु 2026 योजना की भी मंजूरी दे दी है, तो ये सही है। आगे, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन नियमावली 2026 को प्रख्यापित कर दिया है। आनंद विवाह आपने अगर नहीं सुना है कभी, तो आनंद मैरिज जो है ये सिखों में होती है। आनंद मैरिजेस जो है ये सिख कम्युनिटी में होती है और बाकायदा इसकी लीगल बैकिंग है अंग्रेजों के समय से ही। सिख कम्युनिटी में लीगल मैरिज ये मानी जाती है 1909 से ही, जो कह सकते हैं अंग्रेजों के समय से। तो इसी के रूल्स के लिए प्रोमलगेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली, ठीक है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी हो जाएगा, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 24 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम 3.0 प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। ये वही परिष्कृत तरीके से आ जाता है। निवेश मित्र का उद्देश्य कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पूछते हैं, अभी फिर आरओ मेंस में पूछा था। इसका उद्देश्य क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। ये ऑनलाइन पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसमें आप उत्तर प्रदेश में कोई भी निवेश बेसिकली करना चाहते हैं, कोई बड़ी जगह खरीदना चाहते हैं निवेश के लिए, तो पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन कर दिया है। आप बाकायदा टिकट रेस कर दीजिए, आपका पेमेंट फी पेमेंट से लेकर बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, और जब भी सर्वे वगैरह की बारी आएगी तो बाकायदा उसकी भी ऑनलाइन रिसीट वगैरह मिलेगी। एक सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया, आपको ऑफिस से ऑफिस भटकने की जरूरत नहीं है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए निवेश मित्र है ये। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में संशोधन के लिए यहाँ पर एक ऑर्डर जारी कर दिया है, या ऑर्डिनेंस जारी कर दिया अध्यादेश, ये सही है। उत्तर हो जाएगा इसमें 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। ये ऑर्डिनेंस ये कहता है कि नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो लैंड है उसको मतलब कह सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करने के लिए जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटेड एरियाज हैं, उनको पावर कुल मिला कर दे दिया है। पहले क्या होता था कि अगर कोई कृषि भूमि है उसको गैर कृषि उपयोग के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब उसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि जो विकास प्राधिकरण है, ठीक है, और औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, वो कह सकते हैं कृषि भूमि को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई है उनके संबंध में क्या सही है? मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के पास 200 एकड़ से अधिक भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है, ये सही। और यूपीडा द्वारा ये विकसित किए गए एक्सप्रेसवे के किनारे 49 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास इंडस्ट्रियल परियोजना लगाने के लिए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना का विकास किया जाएगा। ये संख्या गलत है, 49 नहीं 29 साइट अभी अप्रूव हुई हैं, 29 साइट्स में होगा। सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा करेक्ट ओनली 1, करेक्ट हो जाएगा उत्तर केवल 1 या फिर ओनली 1। एयर क्वालिटी की बात ही हो रही तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि जो NCAP है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो जनवरी 2019 में आया था, इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया था? उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर के 17 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, याद रखिएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के 17 शहरों को शामिल किया गया था। इंडिया लेवल पर कितने शहर शामिल थे? 131। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मई मंथ 2026 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर आगे आने वाले सभी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से जितने भी सवाल आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हेल्प लेकर के किए हैं उनके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। हाल में अभी काफी सारे एग्जाम्स उत्तर प्रदेश में कराए गए थे, वनडे एग्जाम्स और स्टेट पीसीएस एग्जाम में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से काफी आपको लाभ मिलता ही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज रनिंग है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए ज्ञान सर एजुकेशन करके एप्लीकेशन है, उस पर जो है आप जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स उसमें आपको मिलते रहते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के बारे में बात करें, इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। बेसिकली एक 70 ईयर का लीज एग्रीमेंट किया है, जिससे एक संस्थान कह सकते हैं स्टैब्लिश किया जाएगा। क्या संस्थान स्टैब्लिश किया जाएगा? भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फार्म एक तरीके से स्टैब्लिश करेंगे। और कहाँ पे करेंगे, यही हमारे एग्जाम के लिए जरूरी रहेगा।
पीलीभीत में करेंगे। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड बासमती एंड ऑर्गेनिक राइस कम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म ये पीलीभीत में लगेगा। निश्चित तौर पर आयोग आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में डालेगा चंदौली। 4 में से एक ऑप्शन निश्चित तौर पर चंदौली रहेगा, क्योंकि चंदौली जो है ये माना जाता है उत्तर प्रदेश का राइस बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश, धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड बासमती एंड ऑर्गेनिक राइस कम ट्रेनिंग डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म ये खुलेगा पीलीभीत में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश के बीच यहाँ पर समझौता किया गया है। इन्वेस्ट यूपी के साथ जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यटन सुविधाओं के लिए सहयोग समझौता यहाँ पर 3 वर्ष के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी संरचना के विकास और सतत विकास को प्रोत्साहित करने की सामुदायिक सशक्तिकरण की योजना रहेगी कोका कोला इंडिया और इन्वेस्ट यूपी के बीच। विटले पुरस्कार के बारे में बात करें तो भारतीय संरक्षणविद और वैज्ञानिक परवीन शेख को ये पुरस्कार मिला है। विटले पुरस्कार ये विटले फंड फॉर नेचर, एक यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये दिया जाता है। परवीन शेख गंगा नदी के किनारे भारतीय स्कीमर पक्षी के समुदाय आधारित संरक्षण के लिए प्रयागराज तक प्रयासों के विस्तार के लिए इनको दिया गया है। मतलब गंगा किनारे और प्रयागराज के किनारे ये जो है इंडियन स्कीमर पक्षी, जो कि एक स्कीमिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि पानी की सतह को छूते हुए जो पक्षी उड़ान भरते हैं, कई बार आपने देखा होगा अगर पास में, तो ये स्कीमिंग करता है इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए, जो कि एक लुप्त प्राय पक्षी, इसके संरक्षण के लिए इनको पुरस्कार ये दिया गया है। साइंटिफिक नेम जो है इंडियन स्कीमर का रिंचोप्स अल्बिकोलिस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लंदन रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में मान्यता मिली है प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल को। आईआईटी कानपुर से डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी हैं। मनींद्र अग्रवाल का संबंध जो है ये आईआईटी कानपुर से है और डायरेक्टर और कंप्यूटर साइंटिस्ट ने प्रेजेंट में आईआईटी कानपुर में। संसद रत्न पुरस्कार के बारे में बात करें तो विजेताओं की घोषणा की गई थी। इसमें 12 सांसदों, जिसमें 10 लोकसभा से हैं, 2 राज्यसभा सांसद हैं, 4 संसदीय स्थायी समितियों को चुना गया है। ये कोई ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी द्वारा दिए जाने वाले प्राइज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा ये प्राइज दिए जाते हैं। 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2010 से शुरुआत इसकी हुई थी। अब्दुल कलाम जी के सजेशन पर इसको शुरू किया गया था 2010 में। ठीक है, तो संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2010 से हुई थी। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा। और व्यक्तिगत विजेता इसमें जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं उनके नाम जरूर देखेंगे। जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश से और प्रवीण पटेल उत्तर प्रदेश से। जगदम्बिका पाल ये डुमरियागंज कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं और प्रवीण पटेल ये फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, ये ध्यान रख सकते हैं आप। और संसदीय समितियां जो सम्मानित हुई हैं, एग्रीकल्चरल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, रूरल डेवलपमेंट कमेटी और कोल्स एंड माइंस कमेटी। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार ये बिरहारू ग्राम पंचायत सयान ब्लॉक आगरा उत्तर प्रदेश को पुरस्कार मिला था। 3rd ये नंबर पर, ये ध्यान रखिएगा, 3rd प्राइज इन बेस्ट ग्राम पंचायत कैटेगरी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम ग्राम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में। और भी पंचायतें सम्मानित हुई थी, लेकिन सिर्फ हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश पंचायत संबंधी बात करेंगे जो पुरस्कृत हुई। इसके बाद बात कर लेते हैं स्कीम्स कैंपेन में। विजिट माई स्टेट टूरिज्म कैंपेन, घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए विजिट माई स्टेट अभियान की यहाँ पर शुरुआत की गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में इस अभियान की आधिकारिक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया था। इस पहल के तहत उत्तर प्रदेश भर के सरकारी संग्रहालयों को दिए जाने के लिए बच्चों परिवारों को मुफ्त प्रवेश यहाँ पर दिए जाने की बात कही गई थी। तो विजिट माई स्टेट का उद्देश्य यही था कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन वगैरह के बारे में जानकारी दी जाए। तो जो भी चिल्ड्रन फैमिली यहाँ पर उत्तर प्रदेश घूमने के लिए म्यूजियम वगैरह में बेसिकली आने वाले थे, तो उनको फ्री प्रवेश यहाँ पर 2 महीने देने की बात कही गई थी, जिससे टेम्पल सर्किट्स, काउ शेल्टर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म को उत्तर प्रदेश में प्रमोट किया जा सके। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सीएम फेलोशिप स्कीम ये आ चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार की। काफ़ी इसकी चर्चा भी थी और हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकती है। सीएम फेलोशिप स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे शुरू की है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट अचीव करना है 2027 तक, उसके लिए ये स्कीम लाई गई है। बेसिकली $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य का समर्थन करना इसका मोटे तौर पर उद्देश्य बताया गया है। जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला ओटीडी सेल कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एक ओटीडी फेलो आर्थिक विकास और एक ओटीडी फेलो डेटा विश्लेषक को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। अब इसमें खास बात यह है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ पात्रताएं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग लर्न कर सकते हैं। मिनिमम फर्स्ट डिवीजन या फिर
60% से ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर हायर क्वालिफिकेशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी वगैरह। हिंदी जो है लिखना बोलना आना चाहिए। फेलोशिप संबंधी अनुभव थोड़ा बहुत होना चाहिए, कोई रिसर्च पेपर छापा हो, किसी मैगजीन में फेलोशिप संबंधी अन्य कार्य किया हो। मैक्सिमम एज लिमिट 40 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग जैसे पीपीटी वगैरह, वो एमएस वर्ड, ये सब आना चाहिए। और मोटे तौर पर जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज सीएम फेलोशिप, फेलोशिप में करना क्या है बेसिकली, तो फेलोशिप में ये करना है, एक शोधार्थी के तरीके काम करना है, एक रिसर्चर के तरीके काम करना है। जो भी जिला स्तर पर जो बड़े अधिकारी जैसे जो कह सकते हैं एसडीएम वगैरह और जो डीएम साहब हैं, उनके साथ समन्वय करते हुए रिसर्च करेगा एक फेलो कि जिले स्तर पर क्या स्कीम चल रही है, क्या उनका मूल्यांकन है, कितने लोगों तक लाभ पहुंच रहा है, इस सब का शोध वो तैयार करेगा और किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं उसके लिए वो अपना जो है रिसर्च पेपर बनाएगा और उसको उत्तर प्रदेश सरकार रीड करके जो है आगे इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इसमें पैसा भी मिलेगा, 30,000 रुपये यहाँ पर इस बताया गया है। 1 वर्ष का यहाँ पर लिमिट है। 1 वर्ष के लिए कोई फेलो अपॉइंट होगा तो 30,000 रुपये मासिक उसको ऑनरेरियम मिलेगा और 10,000 रुपये जो है भ्रमण कार्य के लिए मिलेगा। मतलब मैक्सिमम 40,000 रुपये तक कोई सीएम फेलो कमा सकता है। लेकिन कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार के रूप में भी देख रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने बंदे फिट करेंगे इसमें और नॉर्मली कोई भी रिसर्च पेपर कहीं कहीं से चैट जीपीटी से छाप देगा और कुछ नहीं करेगा। 2 चेहरे हैं किसी भी स्कीम के, असफलता वाला, एक सफलता वाला। सफलता वाला चेहरा ये है कि वास्तव में अच्छे एनालिस्ट को शामिल किया जाए, वो मूल्यांकन करें और उनके मूल्यांकन से वास्तव में लाभ पहुंच सके उनके रिसर्च से लोगों को। और दूसरा ये है कि सिर्फ ये पैसा खाने का जुगाड़ बनेगा। आगे बढ़ते हैं। एक जनपद एक व्यंजन स्कीम। उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक व्यंजन स्कीम की योजना यहाँ पर बना ली है। अमित शाह जी ने जो है 24 जनवरी 2026 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस के समारोह के दौरान इसकी जो है ऑफिशियल लॉन्चिंग कर दी थी। हालांकि दिसंबर से हम सुन रहे थे कि स्कीम आएगी, ऑफिशियल लॉन्च इसका उत्तर प्रदेश दिवस के दिन हुआ है। श्री अमित शाह के द्वारा ये लर्न करना है लखनऊ से। ठीक है। योजना के तहत उद्यमियों कारीगरों को फूड बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए तक या लागत की 25% तक सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। कोई इन व्यंजनों का ढाबा खोलना चाहता है, कोई फूड चेन खोलना चाहता है ना, इस तरीके से कोई ब्रांड बनाना चाहता है इन व्यंजनों का, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सपोर्ट करेगी। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि 75 जिलों की जो क्विजीन यहाँ पे बनाई गई हैं, 208 डिशेस को अभी फाइनलाइज किया गया है। मतलब हर जिले की एक नहीं है, कुछ जिलों की 3-3 डिशेस भी हैं। तो यहाँ पर एक ग्लेरिंग ओमिशन यहाँ पे देखा गया है कि किसी भी नॉन वेजिटेरियन डिश को नहीं इसमें शामिल किया गया है। जैसे एग्जाम में आएगा कथन ही इसमें पूछे जाएंगे, कई कथन। तो एक जिला एक क्विजीन में सबसे बड़ी कमी लोगों ने बताई है कि इस सूची में जितने भी व्यंजनों की सूची बनी, इसमें एक भी मांस आधारित व्यंजन या नॉन वेज आइटम नहीं रखा गया है। समिट सेक्शन पे आ जाएंगे। फ्रूट होराइजन आईकार सेंट्रल ट्रॉपिकल जो है इंस्टीट्यूट लखनऊ पर आयोजित ये किया गया था और इसका उद्देश्य था देश में उच्च गुणवत्ता वाले फलों का उत्पादन निर्यात बढ़ाना, उनसे जुड़े चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो आईकार सेंट्रल ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में ये हुआ था फ्रूट होराइजन, ध्यान रखना है। नॉर्थ रीजन एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस ये भी लखनऊ में हुआ था। इसमें शामिल हुए थे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कैसे नकली कीटनाशकों उर्वरकों पर नियंत्रण किया जा सकता है, उर्वरकों की कालाबाजारी पर कैसे रोक लगाई जा सकती है और वितरण प्रणालियों पर भी सुधार और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इसका वेन्यू भी लखनऊ। नॉर्थ टेक सिंपोजियम ये हुआ था प्रयागराज में। भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर का द्वारा संयुक्त रूप से हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस बैठक का उद्घाटन किया था। रक्षा त्रिवेणी संगम ये थीम थी, रक्षा त्रिवेणी संगम। एआई ट्रांसफॉर्मेशन कनक्लेव ये लखनऊ में हुआ था। एआई ट्रांसफॉर्मेशन कनक्लेव लखनऊ में, और इसका जो आयोजन है आईलॉग मीडिया के इनिशिएटिव और गवर्क नेक्स्ट द्वारा इसको किया गया था। भारत की पहली एआईसीटी परियोजना कहाँ पे लगनी है? लखनऊ में लगनी है। तो उसी को लेकर के सब इवेंट्स आगे होते रहेंगे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर आ जाते हैं। रोइंग चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप ये हुई थी। बालक क्वाड्रुपल स्कल फाइनल में यूपी के दीपक कुमार, यश कुमार यादव, हरनाथ यादव और प्रवीण कुमार की टीम ने यहाँ पर पहला स्थान हासिल किया और जो है इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने 36 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। इस वजह से ये जरूरी इवेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप ये हुई थी। इसमें स्वर्ण पदक हॉकी उत्तर प्रदेश ने जीता था। हॉकी मध्य प्रदेश को फाइनल में हराया था। ये हुआ कहाँ पर था? राजगीर, बिहार में।
टूर्नामेंट। उसके बाद 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण पदक हॉकी झारखंड ने जीता था। इसमें कांस्य पदक हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने जीता था, उत्तर प्रदेश को हरा दिया था। तो उत्तर प्रदेश को इसमें ना गोल्ड मिला, ना सिल्वर, ना ब्रॉन्ज, चौथे के लिए कोई मेडल होता नहीं। यूपी स्पेशल करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस द्वारा कंपाइल्ड हम लोग देखेंगे अप्रैल मंथ 2026 का, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। जो भी उत्तर प्रदेश में होंगे उसके लिए उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जरूरी है। काफी सारे एग्जाम्स लाइंड अप है इस साल और सभी के लिए करंट अफेयर जरूरी रहेंगे। अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है टेलीग्राम में, तो इनके वे नंबर्स पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमारे एप्लीकेशन पर भी कई सारे कोर्सेज रनिंग है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। आप ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये ऐप जरूर इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो सफदर हाशमी पुरस्कार ये पिछले कई वर्षों के लिए एक साथ अनाउंस किया गया है। 2021 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए, ठीक है। 25-26 के लिए पुरस्कार नहीं आया। ये किसके द्वारा दिया जाता है? सफदर हाशमी पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो जैसे एग्जाम में आएगा किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट कैटेगरी में। जो मंच पर, रंगमंच पर जो कलाकार जो है प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदर्शन कला को बेसिकली सम्मानित किया जाता है। इसमें एक्टर्स, थिएटर आर्टिस्ट, एक्ट्रेस जो होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए मनोज कुमार मिश्रा ये रीवा से हैं, मतलब मध्य प्रदेश से हैं। राजेश सिंह ये नई दिल्ली से, अजय कुमार गाजियाबाद से और शुभादीप राहा ये लखनऊ से सम्मानित हुए हैं। तो शुभादीप और अजय कुमार का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से आर्टिस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। बीएम शाह पुरस्कार ये भी संगीत नाटक अकादमी की तरफ से। सतीश आनंद दिल्ली 2022 के लिए। कमल जैन को भोपाल से जो हैं। रविशंकर खरे ये गोरखपुर से। 2024 के लिए संजय मेहता को, ठीक है। बीएम शाह पुरस्कार भी थिएटर आर्टिस्ट को दिया जाता है। ये पुरस्कार ब्रजमोहन शाह जो उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध रंग निर्देशक और कला नाटककार थे, उनके नाम पर ये पुरस्कार जो है इसका नाम है, ठीक है। बीएम शाह पुरस्कार, ब्रजमोहन शाह पुरस्कार, और ये दिया जाता है किसको? रंगमंच कलाकारों को, थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं उन्हें दिया जाता है। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में सेफ मोबिलिटी इनिशिएटिव, ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के वीडियो में भी उन्होंने डिस्कस किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ई रिक्शा चालकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा इसमें। अब आप कहेंगे कि भाई मिशन शक्ति जो उत्तर प्रदेश का जो चल रहा है, मिशन शक्ति स्कीम ये 5th फेज पर अपने से जो 2020 में लॉन्च की गई थी 17 अक्टूबर को। और इसमें आप देखेंगे इसमें भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ई रिक्शा ट्रेनिंग। ई रिक्शा ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाती है स्वावलंबन इनिशिएटिव के तहत। मिशन शक्ति के 3 कंपोनेंट है मेन: सुरक्षा, सम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, स्वावलंबन, ठीक है। तो स्वावलंबन इनिशिएटिव के तहत 60 दिन की ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग मिशन शक्ति के तहत भी दी जाती है। सेफ मोबिलिटी इनिशिएटिव का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ई रिक्शा चालकों की टीम के रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे सिटीज़ में महिलाएं ई रिक्शा चालक बन सकें। और कुल मिलाकर के यहाँ पर महिलाएं आवाजाही करती हैं रात में। शुरू में जैसे लॉन्च किया गया है Tier 2 सिटीज़ में, जैसे अयोध्या में, गोरखपुर में, वाराणसी में, कौशाम्बी में, झांसी में। बाद में अन्य क्षेत्रों तक इसको विस्तारित किया जाएगा, जिससे महिलाएं जो रात में ट्रैवल करती हैं उनको महिला चालक ई रिक्शा के रूप में अवेलेबल हों और सेफ मोबिलिटी उत्तर प्रदेश में प्रमोट हो सके। आगे बढ़ेंगे हम लोग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना, इसका खास कुछ उद्देश्य नहीं है, ये सिंबॉलिक स्कीम है क्योंकि इसके तहत जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, संत रविदास, कबीर, महर्षि वाल्मीकि जैसे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनकी मूर्तियाँ बेसिकली लगवाई जाएंगी। 403 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है क्योंकि 403 असेंबली सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में, 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये मूर्तियाँ लगवाई जाएंगी। एक विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम 10 मूर्तियाँ, स्मारक यहाँ पे लगवाए जाएंगे, ठीक है। तो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 1 करोड़ रुपए यहाँ पर उत्तर प्रदेश खर्च करेगी स्मारक बनवाने के लिए। तो यही है बस। बी आर अम्बेडकर जो कि काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं आजकल, इनको काफ़ी पॉलिटिशियंस याद कर रहे हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ बातें जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, बेसिकली इनके क्रियाकलापों के बारे में। जैसे महाड़ सत्याग्रह, पहले इंपॉर्टेंट सत्याग्रह जो लीड किया 1927 में बॉम्बे रीजन में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में। इससे पहले बहिष्कृत हितकार्डी सभा की स्थापना की थी। इसके अलावा इनके जो जर्नल्स मैगजीन्स हैं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी एक इंपॉर्टेंट किताब जो एनिलिशन ऑफ कास्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब अंबेडकर के बारे में आप काफ़ी सारे यहाँ पे जुटाइए जानकारी, क्योंकि इनसे एसोसिएटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी पब्लिक फिगर कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहने लगते हैं, जैसे 2019 के आसपास, 20 के आसपास, 21 में गांधी जी से काफ़ी प्रश्न आए थे। अंबेडकर जी उसी तरीके से अब पॉपुलर हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, तो इनसे एसोसिएटेड आप फैक्ट्स तैयार करिएगा अपने एग्जाम के लिए, यही तरीका होता है।
समिट सेक्शन अप्रैल मंथ में 6ठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस ये हुई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में इसका उद्घाटन किसने किया ये आ सकता है। इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने। इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने। ऐसे डबल स्टेटमेंट वाला सवाल बन सकता है कि ये लखनऊ में हुआ, वहाँ आप सही लगा देंगे, वहाँ पे दिया रहेगा सेकंड स्टेटमेंट कि इसका उद्घाटन गवर्नर ने किया था, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उत्तर प्रदेश स्पेशल करेंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च मंथ 2026 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमेशा की तरह। यूपीपीएससी 2024 रिजल्ट जो आया, आरओ 2023 का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें स्टूडेंट्स ने लगातार रिकमेंड किया स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मंथली, नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को। तो लगातार इसको आप पढ़ते रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कोई भी पेड कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा ये एप्लीकेशन है, कुछ हमारे कोर्सेस एप्लीकेशन पर चलते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज पर आप बात कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। एमओयू स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच यहाँ पे हुआ है। वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड बेसिकली एक सब्सिडरी है हिंदुजा ग्रुप की। लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव क्या है इस एमओयू का? 2-3 वर्षों में 20 लाख से अधिक घरों में हाई स्पीड इंटरनेट उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नए पंचायत में 8,000 से 10,000 स्थानीय युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में डेवलप किया जाएगा, जो स्थानीय लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। महिलाओं की भागीदारी 50% सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश के बीच यहाँ पर स्वच्छ वायु को लेकर एक ऋण समझौता बेसिकली हुआ है। इसमें बेसिकली एक कह सकते हैं कम ब्याज पर ऋण मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार को, और उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी, एयर क्वालिटी अपनी इंप्रूव करेगी, खासकर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि नोएडा में, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में एयर क्वालिटी लगातार खराब होने की रिपोर्ट आती रहती है। तो 30% रिडक्शन PM 2.5 के लेवल्स पर करना है, और मॉनिटरिंग सेंटर्स या मॉनिटरिंग केंद्र काफ़ी सारे लगाए जाएंगे यहाँ पर। हाईली पॉल्यूटेड एरियाज में मॉनिटरिंग स्टेशन यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाएंगे। 200 जो है 9 वायु गुणवत्ता मॉनिटर, नए वायु गुणवत्ता मॉनिटर्स यहाँ पे लगेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर यहाँ पर समझौता किया गया है। जल जीवन मिशन आपको याद होना चाहिए 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त में इसको अनाउंस किया था और कहा था टैप्ड ड्रिंकिंग वाटर 2024 के एंड तक प्रोवाइड कर देंगे। अब 2024 तो जा चुका है, लेकिन अभी भी इसमें सिर्फ पाइपलाइन गई है। जल जीवन मिशन 2.0 का उद्देश्य यही है कि जो पाइपलाइन गई है उससे नल का जल सुनिश्चित करना, सर्विस डिलीवरी पर अब फोकस है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं थे, पाइप ही नहीं थे, पाइप ही गाँव तक नहीं गए थे, तो उस पर फोकस किया गया था। जल जीवन मिशन 1.0 का फोकस था यहाँ पर टैप्ड वाटर प्रोवाइड करने पर, लेकिन आधा ही काम हो पाया। जो 2024 की अवधि टारगेट की गई थी उसमें खाली पाइपलाइन पहुंचा पाए, अभी भी नल का जल नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो सर्विस डिलीवरी और वाटर क्वालिटी पर बेसिकली फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत स्टेट्स के साथ यहाँ पर रिफॉर्म एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए जा रहे हैं। कौन कौन से स्टेट्स ने कर दिए? ज़्यादातर जो मतलब जिनकी सेम सरकार है सेंटर में, स्टेट में, उन लोगों ने अप्रूव कर दिया है, उन स्टेट्स ने। जैसे उत्तर प्रदेश ने भी कर दिया है। जल अर्पण प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण हुई पाइपलाइन परियोजनाओं या योजनाओं को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करके योजना निर्माण के लिए निर्णय सहायता को कार्यान्वित करके और स्थानीय सेवा मूल्यांकन के लिए मेरी पंचायत ऐप को लागू करने का प्रावधान किया गया है। बढ़े हुए बजट के साथ दिसंबर 2028 तक विस्तारित कर दिया है कि चलिए 2024 नहीं 2028 तक तो नल का जल लोगों तक पहुंचे। ठीक है, इसके लिए पूरा एक प्रक्रिया बनाई गई जिसको जल अर्पण कहा जा रहा है। तो स्टेट्स का सहयोग यहाँ पे जरूरी होगा, इस वजह से स्टेट्स के साथ एमओयू किए जा रहे हैं। राजस्थान ने भी अभी किया है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी कर दिया है। ठीक है, धीरे धीरे सभी राज्य कर रहे हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर आ जाएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को मिला है। उनके संस्मरण या उनके मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए, जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है ममता कालिया को। ममता कालिया गाजियाबाद की रहने वाली, ध्यान रखिएगा। इनके मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए ये पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल के टॉप अवार्ड में से आता है लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार इस स्टेट का जो है स्पोर्ट्स अवार्ड है टॉप का। लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन से हैं? उत्तम सिंह गाजीपुर से हॉकी प्लेयर, अभिजीत कुमार प्रयागराज से, जॉन्टी कुमार नोएडा से रेसलिंग, यश कुमार आगरा से पैरा कैनोइंग और प्रवीण कुमार नोएडा से पैरा एथलेटिक्स के लिए इनको पुरस्कार मिला लक्ष्मण पुरस्कार। और जो है 6 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र मिला है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार यहाँ प्रदान किए गए हैं। और गोरखपुर के पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी विनय को प्रोत्साहन स्वरूप 40 लाख रुपए यहाँ पे दिए गए हैं।
लक्ष्मण पुरस्कार के अंतर्गत कैश प्राइज मिलता है 3.11 रुपए, 3,11,000 रुपए का मिलता है। इसको अगले साल तक बढ़ा करके 10 लाख करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के बारे में यूपी ट्रिपल एससी के एक पेपर में भी आया था। ये उन महिला खिलाड़ियों के लिए जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है, ये सच है। उत्तर प्रदेश की निवासी खिलाड़ियों को ही मिलता है, चाहे लक्ष्मण पुरस्कार हो चाहे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हो। ठीक है। और अवार्ड में 3,11,000 रुपए, एक साइटेशन, एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है रानी लक्ष्मीबाई की और एक स्क्रोल। ये सही है। अवार्ड जो है ये जो है 31 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में दिया जाता है, वुशु को मिला करके। हर साल अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लोगों को मिलता है। ठीक है, इसमें वुशु भी शामिल है 31 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। ये सही। और इस पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है आधिकारिक वेबसाइट से दी जाती है, नहीं, इसमें जो है ऑफलाइन सिस्टम होता है रजिस्ट्रेशन का, ना कि ऑनलाइन। तो उत्तर यहाँ पर 1, 2 और 3 यहाँ पे सही माना गया था। बीपीओ पेपर में आए थे सवाल, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ऑनलाइन नहीं, इसमें ऑफलाइन प्रोसेस होती है अवार्डी चुनने की। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश की महिला एथलीट्स को यहाँ पे दिए गए। प्राची सहारनपुर से एथलेटिक्स में, तानिया चौधरी बागपत से अवार्डी, प्रगति केसरवानी लखनऊ से और वंतिका अग्रवाल यहाँ पर शतरंज से। 4 अवार्डी यहाँ पर रही रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड की उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव देख लेते हैं। ग्राम परिवहन योजना नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में बताया था आपको। ग्रामीण जनता को ब्लॉक लेवल, तहसील और जिला मुख्यालय तक सीधी और सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे रिमोट विलेजेस हैं जहां पर लोगों को पैदल या फिर निजी वाहन से जाना पड़ता है। अगर उनको ब्लॉक जाना है अपने या फिर तहसील तक जाना है कोई काम से, तो निजी क्षेत्र के बस संचालकों के माध्यम से जो है ग्रामीण मार्गों पर ये सेवा प्रदान करने का उद्देश्य है। निजी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर गाँवों में अपनी बस चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि 8 वर्ष तक पुरानी बस होनी चाहिए। 8 वर्ष से पुराने वाहनों को इसमें नहीं शामिल करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वालिटी भी देखना है। पंजीयन तिथि से अधिकतम 8 वर्ष तक की आयु के वाहन योजना के अंतर्गत संयोजित हो सकते हैं। गाँव में चलेंगे, वो टिकट अपना वसूलेंगे और रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो कनेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो भी पीएससी मेंस के सिलेबस में, उसमें आप ये ग्राम परिवहन वाला ये मेंशन कर सकते हैं। ग्राम परिवहन योजना 2026 में अप्रूव हुई है। इसमें 15 से 28 सीट वाली छोटी बसेस, सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहन ये चलाए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर की बसों को भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, बशर्ते वो 8 वर्ष से ज़्यादा पुरानी ना हो। नवयुग पालिका योजना ये भी अर्बनाइजेशन या अर्बन कनेक्टिविटी से एसोसिएटेड स्कीम है। इसमें अर्बन डेवलपमेंट बेसिकली करना है और ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के 58 शामिल किए गए हैं जहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शामिल किए गए हैं? 58 डिस्ट्रिक्ट। 58 डिस्ट्रिक्ट में करीब 55 नगर पालिकाओं को शामिल किया गया है, 3 नगर परिषद को शामिल किया गया है। ठीक है, और तो इस तरीके से ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर नगर निगम नहीं है, 17 डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, आपको पता है 17 जिलों में नगर निगम है। तो नगर निगम के बिना वाले कह सकते हैं जिलों को इसमें शामिल किया गया है। अर्बनाइजेशन का दायरा कुल मिलाकर बढ़ाया जाएगा। 58 जिला मुख्यालयों के यूएलबीज को मॉडर्न एमएनटी से युक्त करेंगे और अर्बनाइजेशन यहाँ पर फैलाएंगे। ये उद्देश्य नवयुग पालिका योजना का। तो नॉन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना मंत्रिपरिषद ने अप्रूव किया है। निजी बिजनेस पार्क विकास योजना, प्रत्येक बिजनेस पार्क 45 वर्षों की रियायत अनुबंध अवधि पर विकसित किया जाएगा और जिसे अतिरिक्त 45 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है बाद में। प्राइवेट बिजनेस पार्क्स जो हैं ये रेडी टू ऑपरेट प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ के साथ जो है ये बनाए जाएंगे। ठीक है, जिससे यहाँ पर लोग आकर के अपने ऑफिसेस डेवलप कर सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर डाल सकें, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल सकें, ऑपरेशनल हब यहाँ पर अपने स्टैब्लिश कर सकें। इस वजह से ये प्राइवेट बिजनेस पार्क यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाएंगे। ज़्यादातर जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो ये मेथड अपना रहे हैं कि लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, प्राइवेट लोगों को, कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, हम आपको फैसिलिटीज़ देंगे, कंसेशन देंगे ज़मीन खरीदने में, स्टैम्प ड्यूटी में, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए आपके काम भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसी वजह से निवेश मित्र जो है यहाँ पे चलता है। निवेश मित्र अभी लॉन्च किया गया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसका 3.0 वाला वर्जन। समिट सेक्शन कॉन्फ्रेंसेस में रणनीतिक संचार सम्मेलन, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने लखनऊ में किया था। बस इतना ही यहाँ पे ज़रूरी है। थीम देख सकते हैं, विषय क्या था? विषय था सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन इन एमर्जिंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, ये था इसमें। तो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन पर भारतीय सेना के कह सकते हैं सेंट्रल कमांड का ये कहाँ पे हुआ था आयोजन? कॉन्क्लेव लखनऊ में।
रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात करें तो क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स SC ST एक्ट में पब्लिक प्लेसेस डिनाइल के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे, 96% करीब। 8वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट IQ एयर की आई है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लोनी बताया गया है, जो गाजियाबाद का है, और गाजियाबाद को 7वें स्थान पर इसमें रखा गया है। तो लोनी विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लेटेस्ट IQ एयर के आंकड़े में बताया गया था। ये काफ़ी चर्चा में भी आया था उत्तर प्रदेश में, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें लखनऊ को 58th मोस्ट पोल्यूटेड यहाँ पे बताया गया है। 66 मतलब टोटल 66 सिटीज़ जो हैं टॉप 100 में से वो इंडिया से हैं टॉप पोल्यूटेड में। आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जैसे हमने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CGPSC में भी आया था, ये दूसरा संस्करण है। नीति आयोग ने पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में लाया था, ये सेकंड वाला लाए हैं 2026 में। इसमें जो कुल मिलाकर के जो स्तंभ हैं, जो कह सकते हैं पिलर्स हैं, वो है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राज्य का राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। और प्रमुख राज्यों को अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल जैसे कैटेगरी में रखा गया है। 5 पिलर कौन से हैं? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी जो है मेजर किस कैटेगरी में रखा गया है? अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल, ठीक है। 18 प्रमुख राज्यों के साथ ही 10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की समग्र रैंकिंग क्या मिली है? उत्तर प्रदेश को यहाँ पर 8वां स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश को स्कोर मिला है 41.9। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समग्र रैंकिंग क्या उत्तर प्रदेश की इस इंडेक्स में 8वीं, और उत्तर प्रदेश को यहाँ पर फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया है। किसमें रखा गया? फ्रंट रनर में। बाकी अलग अलग इंडेक्स में ये वैसे तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार चाहें तो आप देख सकते हैं, अलग से आ गया तो। ओवरऑल रैंकिंग इसमें ज़्यादा पूछी जाती है। ओवरऑल रैंकिंग उत्तर प्रदेश की 8th है, जो है 18 में से, या टॉप 10 में 8, और स्कोर है 41.9। स्टेटस है राज्यों में फ्रंट रनर